हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे और यूँ समझ लो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होने वाला है। पूरी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स जिसमें टोटल आपके 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर। तो पांचों चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनने में सारे क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है सिर्फ हम पढ़ देंगे, उनको समझा भी दूंगा आपको। हार्डली मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में कोशिश करूंगा ये वीडियो आपकी ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी तरह से आपके कम से कम 20 नंबर 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएं। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी बनेंगे हर चैप्टर में से आई विल डिस्कस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं 150 प्लस क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। 5 चैप्टर 150 क्वेश्चन लगा लो, एवरेज पर चैप्टर से 30 क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। शायद ही कोई क्वेश्चन आपका रहे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट में पहला क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अनुसार विच क्राइटेरिया इज यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कौन सा क्राइटेरिया मतलब किस चीज़ के आधार पर हम कहेंगे कि ये कंट्री डेवलप है और ये कंट्री डेवलप नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, हाउस होल्ड इनकम और पर्सनल इनकम। तो इसका सही आंसर है पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है ना बॉस, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। तो किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी देश कितना डेवलप है या कितना डेवलप नहीं है। दूसरा, विच कंट्री हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। हमारे पड़ोसी देश है ना बॉस, हमारे पड़ोसी देशों में हमसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर अच्छा है। तो कौन से देश का स्कोर हमसे बहुत बढ़िया है? ये 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। तो श्रीलंका हमसे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है किस मामले में? ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैन बी जनरली डिटरमाइंड बाई, वही अभी हमने देखा था, किसी भी देश का डेवलपमेंट अगर हमें पता लगाना है तो वो हम पर कैपिटा इनकम के आधार पर लगाते हैं। राइट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको पता है HDR। इसको पब्लिश करने वाला भाई साहब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो है हमारा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखना, UNDP पब्लिश करता है। पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की जो है किस में मेजर करते हैं भाई साहब? तो यहाँ 4 करेंसी दे रखी हैं। तो हम जो पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की मेजर करते हैं ना बॉस, वो हम करते हैं डॉलर में मेजर करते हैं। और आपको डॉलर का सिंबल पता ही होगा, ऐसे करके डॉलर का सिंबल होता है। तो हम डॉलर में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। किसको मेजर करेंगे? किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम को। राइट, नेशनल इनकम क्या होती है बॉस? नेशनल इनकम यार पूरे देश की इनकम भाई साहब। अपने देश के अंदर ध्यान देना, एक साल के भीतर अपने देश के अंदर एक साल के भीतर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मतलब मनी के रूप में, अपने देश में जितने भी गुड्स एंड प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको इकट्ठा कर दो एक साल के अंदर और उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकालो। दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। HDI की फुल फॉर्म क्या है बॉस? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। PDS यार आपने पता होगा ना, राशन की दुकान आपने देखी होगी ना बॉस, राशन शॉप्स, राशन जो दुकान होती हैं वहाँ पर जो राशन आपको मिलता है वही है बॉस PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जनता के लिए चला रखा है सरकार ने राशन की दुकान वाला सिस्टम है ना PDS। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम क्या होती है भाई? पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम वो होती है कि देश की नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है बॉस? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। IMR क्या है? IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना यार, 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो डेथ हो जाती है उसको अगर हम पता लगाते हैं 1 साल से पहले अगर डेथ हो रही है तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेड डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। इतने बच्चे जो 1 साल से पहले ही मर जा रहे हैं। इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन ए पर्टिकुलर ईयर। मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए लाइव, उनमें से 1 साल में कितने बच्चे मर गए 1 साल से पहले ही, उसको हम बोलते हैं IMR। और अगर किसी देश में यार IMR ज़्यादा है ना, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, तो समझ लो वहाँ का हेल्थ का सिस्टम बहुत बेकार है ना। ये ऐसा हमें शो करता है। तो वहाँ पे हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत है। लिटरेसी रेट क्या होती है यार? लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या। तो ए प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया दैट एट पर्टिकुलर टाइम एज्ड 7 ईयर्स और अबव हु कैन रीड राइट और अंडरस्टैंड। कह रहे हैं बॉस किसी भी जगह पर एक पर्टिकुलर समय पर 7 साल या 7 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं या बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और किसी भाषा को समझ सकते हैं, उनको हम बोलेंगे भैया लिटरेट या लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है भाई? नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि किसी भी स्कूल में बॉस 14 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं
और स्कूल कितने अटेंड कर रहे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, नीचे तो टोटल आ जाएगा, और स्कूल कितने अटेंड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। दैट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग द स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप। मतलब टोटल 14-15 साल की उम्र में कितने बच्चे हैं वो तो नीचे आ जाएगा, और उसको मतलब कितने लोग स्कूल में एक्चुअली जा रहे हैं वो आ जाएगा हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। बीएमआई क्या है बॉस? बीएमआई हमारा क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो पहली बात तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो पता लगाता है कि कोई भी जो एडल्ट पर्सन है वो अंडर नॉरिश्ड है या नहीं है, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका पता लगाने के लिए हम बीएमआई का इस्तेमाल करते हैं। कैसे निकालते हैं बीएमआई? ये फॉर्मूला आपका दे रखा है। किसी भी व्यक्ति का जो वेट है उसको किलो में लेंगे, और हाइट है उसको हम मीटर स्क्वायर में लेंगे, तो वेट को हाइट से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? बीएमआई निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बीएमआई से हम पता लगाते हैं लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कितना न्यूट्रिशन कोई भी व्यक्ति ले रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई साहब, हर साल इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मैंने बताया था यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत बढ़िया मेथड है जिसके माध्यम से हम किसी भी देश का डेवलपमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ये 3 चीज़ों के आधार पर रिपोर्ट अपनी तैयार करता है। नंबर 1 लिविंग स्टैंडर्ड, जिसके बारे में अगर हमें पता लगाना है तो पर कैपिटा इनकम पता लगाते हैं, पर कैपिटा इनकम को डॉलर में मापते हैं। हेल्थ स्टेटस, इसके बारे में लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलता है। और एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, इसके बारे में लिटरेसी रेट और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से पता चलता है। मतलब किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट अगर पता लगाना है तो यूएनडीपी क्या करता है? 3 चीज़ों पर फोकस करता है, हेल्थ, एजुकेशन और पर उनकी इनकम कितनी है, और इनकम से ही पता चलता है लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब यार कितना लोग एवरेज जी पा रहे हैं। ठीक है, अपने देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिलहाल चल रही है 69 ईयर्स, मतलब एवरेज हमारे यहाँ पे 69 ईयर्स जी पा रहे हैं। भारत की जो रैंक है ना भाई साहब एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंक है, भारत की रैंक है 132 2021-22 की रिपोर्ट के आधार पर आउट ऑफ 189 कंट्री, जो कि बहुत ख़राब है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई साहब? ज्योग्राफी में भी आपने यही डेफिनेशन पढ़ी होगी डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, तो आज यहाँ पर भी देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करे, फ्यूचर की जनरेशन का ध्यान रखे और एनवायरमेंट का साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि भैया अपना भी काम चल जाए प्रेजेंट का, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकें। फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म कर दें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। पहली बात तो बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। दूसरा ऐसा डेवलपमेंट जो शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे, नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट का, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या है? एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब कोई भी व्यक्ति एवरेज कितना जी पाएगा, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। केरला में मोर्टेलिटी रेट लो क्यों है? मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर। अब यार अच्छी बात है ना, कम है तो मृत्यु दर अच्छी है, इसका मतलब वहाँ पे यार हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, खाने पीने पे एजुकेशन पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आपको पता है यार केरला तो सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है हमारा, सबसे ज़्यादा लिटरेसी हमारी कहाँ पे? केरला में। तो बॉस केरला के बारे में 2-3 चीज़ और याद रख लेना। इस जगह पर आपका मिलेगा भाई साहब केरला। क्या मिलेगा? केरला। केरला की पहली बात तो कैपिटल आपको कमेंट करके बतानी है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, केरला में एक पोर्ट है जिसका नाम है कोचीन। केरला के पोर्ट का नाम क्या है? कोचीन पोर्ट है, ये आपको याद रखना है केरल के बारे में बॉस। कैपिटल आप कमेंट करके बताओगे। तो केरल में लो मोर्टेलिटी रेट है, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है ना, एडुकेट फैसिलिटीज़ है। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज? हम यार रिसोर्सेज को ओवर यूज क्यों करते हैं, क्या कारण है? रिसोर्सेज ओवर यूज होने के कारण नंबर 1 ज़्यादा पॉपुलेशन होना, लोगों में अवेयरनेस ना होना, एक्सेसिव यूज करना ट्यूबवेल्स का, कैनाल्स का, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होना। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। किसी भी जगह पर जब लाइन लगा के इंडस्ट्रीज लगने लग जाती हैं उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। और ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी तो सीधी बात है ये रिसोर्सेज को आपके को खा जाएंगी। और अर्बनाइजेशन का मतलब है किसी भी शहर, पहले मान लो शहर कोई इतना बड़ा था, अब शहर और बढ़ गया, पॉपुलेशन आने से और बढ़ गया, तो शहर का बढ़ते हुए जाना, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआई? मैंने अभी बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीज़ों के आधार पर तैयार किया जाता है, हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। तो हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम 3 मेन कंपोनेंट हैं। स्टेट एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम? यार किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में इनकम के अलावा और क्या उसके गोल होते हैं ना, कि इनकम तो चलो सब फोकस करते हैं, तो इनकम के अलावा हमें इक्वल ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने पे फोकस करना चाहिए।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें कितनी कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है रैंकिंग में? 189 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है। विच क्राइटेरिया यूज बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन क्लासीफाइंग कंट्रीज? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कंट्रीज को क्लासीफाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने किसको, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है? क्राइटेरिया मतलब कसौटी, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, यूँ समझ लो ना। तो वर्ल्ड बैंक ने इनकम क्राइटेरिया को यूज किया है। इनकम क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम वाला जो है ना कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए वो यूज किया है। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं उसका एक एग्जांपल दो यार। पब्लिक फैसिलिटीज ऐसी फैसिलिटी जिनको सरकार प्रोवाइड कराती है उनको हम बोलते हैं बॉस पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे आपका सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी बस, सरकारी रेल, ये फैसिलिटीज़ क्या होती हैं भाई? सर पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। इवन पीडीएस भी आपका किसका एग्जांपल है? पब्लिक फैसिलिटीज़ का एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल लिख देना। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वही दोबारा डेफिनेशन आ गई, कोई बात नहीं, आप देख लेना, ये भी डेफिनेशन चल जाएगी। ऐसा डेवलपमेंट जो बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए और प्रेजेंट की जनरेशन की नीड को फुलफिल, प्रेजेंट की जनरेशन की जो नीड्स है उसको फुलफिल कर दे और फ्यूचर की जनरेशन की का भी ध्यान रखे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं भाई साहब? 2 नंबर में आ जाए तो ये सब लिख देना। ऐसी फैसिलिटीज जिनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, या तो फ्री में प्रोवाइड कराए या बहुत ही कम पैसे में प्रोवाइड कराए ताकि लोगों का भला हो सके भैया, वेलफेयर हो सके, उसको हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे स्कूल, हेल्थ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है भाई साहब? किसी भी देश में इकोनॉमी में डेवलपमेंट होना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रो कैसे करती है, कैसे पता लगाओगे? जीडीपी से पता लगाओगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है सस्टेन्ड एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन जीडीपी। सस्टेन्ड मतलब लगातार, लगातार अगर किसी देश की जीडीपी ग्रो करती रहे तो हम कहेंगे देश ग्रो कर रहा है भाई साहब। व्हाट आर द 2 मेन पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी? किसी भी देश में इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है उसको कैसे पता लगाओगे बॉस? उसका पता लगाने का तरीका है, एक तो जीडीपी बढ़ेगी उसकी, और दूसरा जीडीपी बढ़ने के साथ साथ पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ती है। ऑन व्हाट बेसिस डिफरेंट कंट्रीज आर कंपेयर्ड? किस आधार पर आप अलग अलग देशों को कंपेयर करोगे? तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के आधार पर। एक सजेशन दीजिए कैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं? तो भाई साहब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को आप प्रमोट करो, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकें। ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है बॉस, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आप वीडियो देख सकते हो, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की, वहाँ पे ये चैप्टर मैंने लगभग करा रखा है, वहाँ पे आप एक बार पढ़ जरूर लेना ना। खैर स्टार्ट करते हैं, पढ़ लिया है आपने। तो विच सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर हम किसको बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं बॉस। प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल दो बॉस। देखो आपको पता है ना, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना उस पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, उस सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। जिसमें एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। कौन सा सेक्टर नेचर से जुड़ा हुआ है? अभी बताया था मैंने भाई, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। किस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं भाई साहब? सेकेंडरी। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है यार बॉस, है ना? देखो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है बॉस। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कॉटन लिया, कॉटन को मशीन में डाला और कॉटन से भैया कपड़ा बन गया। क्या बन गया? कपड़ा बन गया। तो कॉटन से कपड़ा बनाना ये क्या हो गया? प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसकी? क्लॉथ की। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है बॉस? मैन्युफैक्चरिंग होती है बॉस आपकी इंडस्ट्रीज में। कहाँ पर होती है? इंडस्ट्रीज में। और इंडस्ट्रीज आपकी आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो बेस सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को ही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग आया तो समझ जाना किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बेस सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। अब देखो सर्विस सेक्टर ध्यान रखना, सर्विस सेक्टर में सिर्फ सर्विस दी जाती है, सेवाएं दी जाती हैं, और सेवाएं वो होती है जिनको आप टच नहीं कर सकते बॉस, टच नहीं कर सकते, है ना। सेवाएं जो होती हैं वो भाई साहब इंटेंजिबल होती हैं, इंटेंजिबल होती है जिनको टच ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, जब मेरी वीडियो बंद हो जाएगी मम्मी पूछेगी आपकी कि बेटा कितना पढ़े आप, तो आप मम्मी से यूँ नहीं कह सकते कि मम्मी मैंने 2 kg इकोनॉमिक्स पढ़ी है, लक्की सर ने पढ़ाई है, तो कहाँ है भैया 2 kg? तो आप बताओ, है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो सर्विसेज वो होती हैं जो सिर्फ दी जाती है जिनको आप टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर टर्सरी सेक्टर का को ही हम कहते हैं। टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल दो, अभी बताया था मैंने, टीचिंग, मेडिकल, डॉक्टर साहब जो आपकी सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब सर्विस सेक्टर का एग्जांपल हैं। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स वायर जिनको तुम यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप मार्केट से एक पेन खरीद के लाए, तो पेन क्या कहलाएगा? फाइनल गुड कहलाएगा। अगर मैं कहूँ रिफिल ले आए आप,
तो रिफिल थोड़ी फाइनल गुड है भाई, रिफिल को तो फर्दर यूज किया जाएगा तो रिफिल आ जाएगा किसमें, इंटरमीडिएट गुड में। फाइनल गुड में क्या आ जाएगा, पेन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, आप मार्केट से एक गाड़ी खरीद के लाए भाई साहब, थार खरीद के लाए, थार, तो थार कैसा प्रोडक्ट है, फाइनल। मगर आप मान लो थार के टायर ले आओ बस, तो टायर तो भाई बीच में यूज हो रहा है ना, उसको आगे यूज किया जाएगा, तो टायर किस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में। बात समझ गए आप, मुझे पता। तो भैया देखो फाइनल गुड क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, जिनको फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। एग्जांपल मैंने दिया, लिख देना, टेंशन फ्री रहो। इंटरमीडिएट मतलब अभी उसको आगे और यूज करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रिफिल है उसको पेन बनाने में यूज करेंगे, टायर है उसको गाड़ी बनाने में यूज करेंगे। तो ऐसे गुड्स जिनको फर्दर यूज किया जाता है प्रोडक्शन में, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जीडीपी क्या होती है बॉस, किसी भी देश की तीनों सेक्टर से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों सेक्टर से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल के भीतर, एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर, उनकी वैल्यू जो होती है उसको सम कर दो, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। देखो जीडीपी फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कुछ नहीं है यार, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। सरकार के सारे काम फाइनेंशियल ईयर में होते हैं। हमारा नया ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से, मगर सरकार के फाइनेंशियल ईयर कब से, काम सब कब से स्टार्ट होते हैं सरकारी, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में इनका बिलिंग होता है बॉस, है ना। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तीनों सेक्टर से हमारे देश के भीतर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वैल्यू का सम निकाल दो, वही कहलाती है जीडीपी। विच सेक्टर इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखो जब भी कोई देश अपना डेवलपमेंट करना शुरू करता है शुरू में, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भारत की भी बात करें यार, 1947 के बाद आपको देखने को मिलेगा भारत में भी हम ज़्यादातर शुरुआती टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और ये भारत की कहानी नहीं है, हर देश की यही कहानी है ना। इन विच सेक्टर देयर इज शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर इन पास्ट 100 ईयर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो आपको कौन से सेक्टर में देखने को मिलेगा कि यार सेकेंडरी सेक्टर से लोग कौन से सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं पिछले 100 सालों में, तो वो टर्सरी सेक्टर है। एट प्रेजेंट विच सेक्टर है द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इकोनॉमी। आज की डेट में हमारे देश की जो जीडीपी है ना बॉस, जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है, तो वो है टर्सरी सेक्टर। बहुत आसान है, आज की डेट में ध्यान रखना, मैं भारत की बात करूँ तो जीडीपी में लगभग 50% से ज़्यादा जो इनकम आ रही है ना हमारी, 50% से ज़्यादा जो पैसा आज की डेट में भारत कमाई कर रहा है ना, वो टर्सरी सेक्टर से कर रहा है बॉस। प्राइमरी सेक्टर से तो 15-20% कमा रहे हैं बस, सेकेंडरी सेक्टर से 20-25% कमा रहे हैं बस। तो सोचो इतना ज़्यादा हाल है हमारा, है ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट यार सिंपल सी बात है ना। मान लो ये आपके लक्की सर ने बॉस क्या कर रखी है, बीटेक कर रखी है भैया, इंजीनियर हैं, है ना। तो स्किल देख रहे हो मेरी, हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, जस्ट इमेजिन क्या कर रहा हूँ बॉस, मैं मान लो कोई दुकान पे बैठ कर किताब बेच रहा हूँ यार। तो यार मेरी स्किल क्या है, इंजीनियर हूँ बॉस, मैं क्या कर रहा हूँ, बुक बेच रहा हूँ। तो यार मैं तो अंडर यूटिलाइजेशन होगी ना, बुक तो कोई भी बेच सकता है। तो जब कोई व्यक्ति की स्किल ज़्यादा हो मगर उस स्किल के हिसाब से उसको काम ना मिले, तो उसको हम बोलते हैं भैया अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ गए ना, आपकी स्किल बहुत ज़्यादा है मगर आपको उसकी स्किल के आधार पर काम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहलाओगे, अंडर एम्प्लॉयड कहलाओगे। अंडरस्टूड। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सन से स्किल। पर्सन की जो स्किल होती है, उसकी जो क्षमताएं होती हैं, उनकी अंडर यूटिलाइजेशन होना। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब उनकी क्षमता के आधार पर काम ना मिलना, राइट। इट इज़ द सिचुएशन वेयर पीपल आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल इन रिलेटिवली लो स्किल और लो वेज जॉब। तो इसमें क्या होता है भाई, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी क्षमता के हिसाब से, जो क्षमता है उसके हिसाब से उसको काम नहीं मिलता, और कम स्किल वाला काम मिलता है, कम पैसे वाला काम मिलता है, राइट। वाई प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ दी जो नेचुरल प्रोडक्ट है ना, वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इसलिए इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। कौन से सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट को अदर फॉर्म्स में चेंज कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, तो वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर। मैंने आपको बताया था कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लॉथ में, है ना। शुगर केन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम कहाँ पे होता है, सेकेंडरी सेक्टर में। नरेगा भैया कब आया था, 2005 में आया था। नरेगा पे पूरा नोट लिखो भैया, लो भाई मनरेगा पे पूरा नोट। देखो नरेगा 2005 में आया था, बाद में इसका मनरेगा कर दिया था, महात्मा गांधी लगा दिया था, बस इतना याद रखना। नरेगा का मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको 2005 में बनाया गया था और लॉन्च किया गया था, है ना।
और बाद में इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी कर दिया जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं इसमें यार, गरीब जो इलाके होते हैं गांव में, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे गरीबी है वहाँ पर इसको मतलब लागू किया जाता है ताकि गरीबी को हटाया जा सके। और यहाँ पर 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है कि 100 दिन तो आपको साल में पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप काम करने जाओ और पैसा मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी, 100 दिन की जॉब की गारंटी है और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। भारत के 625 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया है और इसको हम राइट टू वर्क भी कहते हैं, क्योंकि अगर सरकार 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है तो सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है यार, देखो सरकारी जो कंपनियां होती हैं ना बॉस, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भलाई। तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर में कंपनियां आती हैं या इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उनका एक ही काम है कि सोशल वेलफेयर किया जाए, जनता का भला किया जाए। इन विच सेक्टर ओनरशिप ऑफ असेट एंड सर्विसेज आर अंडर गवर्नमेंट, कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट के अंडर में सारी चीज़ें आती हैं, पब्लिक सेक्टर में। आपको पता है ना सेक्टर होते हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट में प्राइवेट लोगों के पास, पब्लिक में सरकार के पास कंट्रोल होता है, राइट। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिंपल सा बता देता हूँ। आप अपने आसपास देखना, जो भी लोग मान लो जस्ट इमेजिन फिलहाल के लिए जो भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उनको मान लो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो सरकारी लोगों की आपको पता ही है भाई साहब, फिक्स टाइम होता है आने जाने का, है ना, फिक्स सैलरी मिलती है, महीने पे सैलरी मिल जाती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, कभी भी जॉब जाएगी नहीं। तो ये सेक्टर कैसा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है ना वर्किंग आवर फिक्स होते हैं और इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं सरकार के, है ना। इसका अपोजिट होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल सिंपल सा याद रख लो, कोई यार ढकेल लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, टिकिया बेच रहा है, तो ये सब किसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे, राइट। आज की डेट में इंडिया में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। ऑक्यूपेशन रिलेटेड सेक्टर कौन सा है, अच्छा ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित कौन कौन से ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे एक ऑप्शन यार है एमसीक्यू दे रखा है, 4 ऑप्शन में से बताना है इनमें से सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है। इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, तो इसमें इंडस्ट्री आएंगी और ये बाकी 3 तो भाई टर्सरी में आ जाएंगे, राइट। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है बॉस। प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पज होता है भैया प्रॉफिट कमाना। इन विच सेक्टर इज सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट प्रेवलेंट, किस सेक्टर में ये सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सिंपल सा बात इतना समझ लो कि किसी जगह पर काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, 2 लोगों की ज़रूरत है, मगर वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं। अगर इनमें से 3 को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा 3 है ये कहलाएंगे आपके हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो व्हेन मोर पीपल वर्क इन ए जॉब देन रिक्वायर इट इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, गाँव में देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, देख लेना बॉस। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर इंक्रीज टू सेम एक्सटेंट एज द प्रोडक्शन। तो देखो एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, अब देखो सर्विस सेक्टर में आपको पता है क्या चीज़ हो रही है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, वैल्यू तो बढ़ रही है, मगर क्या इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो आपको बताना भाई साहब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। वर्कर्स इन द सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, कौन से सेक्टर में वर्कर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो है टर्सरी। मैंने बताया था ना, टर्सरी सेक्टर में ऐसी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जाती जिसको आप टच कर सको, यहाँ पे तो सिर्फ सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, अभी बताया था ना कौन से सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है भाई साहब, ऑर्गेनाइज्ड में, है ना। कभी भी जॉब आपकी जाएगी नहीं, एक बार जॉब लग गई तो मोस्टली, है ना। डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बताओ आज की डेट में भारत में लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आंसर है इसका ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। कॉटन इज ए प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज ए प्रोडक्ट, कॉटन कैसा प्रोडक्ट है और क्लॉथ कैसा प्रोडक्ट है, तो भाई कॉटन नेचुरल प्रोडक्ट है और क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। कॉटन हमारे नेचर में पाया जाता है ना, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाया जाता है जिसको, कपड़े को, राइट। द एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आर, सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी में एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, इंटरडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, तो भैया इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ध्यान रखना है ना, तीनों आपस में लिंक्ड हैं भाई साहब, है ना। अब हम अगले चैप्टर पर आ जाते हैं, वो है मनी एंड क्रेडिट। मनी मतलब भैया पैसा जिससे आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, है ना, जिससे आप लेन देन कर सकते हो। मनी इज ऑल्सो नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में। जब मनी नहीं हुआ करता था तो पहले भैया बार्टर सिस्टम चलता था। फिलहाल देख लेते हैं एमसीक्यू छोटे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज करेंसी नोट्स, आपको पता है ना आपकी जेब में
में जो पैसे रहते हैं ना, उन पैसों को, उन करेंसी नोट्स को कौन इशू करता है बॉस? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। तो बहुत सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नोट एक बार देखना, उस पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, नीचे गवर्नर का साइन रहता है। तो हमारे देश में, हमारे देश का यार कोई भी देश हो, कोई भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है ना, वो पैसा इशू करती है, मतलब प्रिंट करती है, सीधी सीधी भाषा में बात कहूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपको पता है ना, जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो लोन की कुछ कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या नहीं आता है? इसमें इंटरेस्ट रेट आती है बॉस, कोलेटरल आता है, और मोड ऑफ पेमेंट, ये नोड नहीं है बॉस, मोड ऑफ पेमेंट है ना, मोड ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है ना, कि नौकरी की गारंटी हम देते हैं। क्रेडिट में ऐसा कुछ नहीं होता है। हु सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स को कौन देख रेख करता है भाई? अगेन इंडिया में जितने भी लोन दिए जा रहे हैं बैंकों के द्वारा, उनको कंट्रोल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत की सेंट्रल बैंक कौन है भाई? भारत की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? देखो सिंपल सा मतलब मैं बता देता हूँ। ये है संबंधित है आपका बार्टर सिस्टम से। किससे संबंधित है? बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, हम आपस में एक दूसरे को सामान एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भाई साहब एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है राज, और एक दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है विराट। ठीक है, विराट के पास हैं मैंगो, राज के पास हैं ऑरेंज। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में ट्रेड करना है। तो देखो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है? राज को डिमांड होनी चाहिए मैंगो की, और विराट को डिमांड होनी चाहिए ऑरेंज की। अगर इन दोनों को, इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर मान लो राज को मैंगो चाहिए, विराट को ये ऑरेंज चाहिए, तो फिर ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ये जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको तो बोलते हैं बार्टर सिस्टम। और ये आपस में दोनों को जो नीड है ना सामान की, इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर मान लो राज कह रहा है भाई मुझे तो मैंगो पसंद नहीं है, मगर विराट को ऑरेंज पसंद है, तो राज विराट को ऑरेंज नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको राज को पसंद नहीं है। तो दोनों तरफ से नीड होनी चाहिए। दोनों तरफ से जो किसी सामान की नीड होती है, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल है ना, When in exchange both parties agree to sell and buy each other's commodity। समझ गए ना? each other's commodity मतलब एक दूसरे के सामान को जब दोनों पार्टी बेचने के लिए राजी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और ये कहाँ देखने को मिलता है? बार्टर सिस्टम। सबसे पुराना हमारा ट्रेडिंग का सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। मनी का एक फंक्शन बताओ यार। मनी का एक फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपके पास आम है, आपके पास पैसा है, तो मनी से खरीद सकते हो आप, पैसे से कुछ भी खरीद लो, है ना। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वन कंडीशन बताओ क्रेडिट की, इंटरेस्ट रेट। कितनी रेट पर आप क्रेडिट ले रहे हो? यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है बॉस लोन, ध्यान देना है ना। नेम द वन सोर्स टू प्रोवाइड चीपर क्रेडिट इन रूरल एरियाज। गांव में जो सस्ता चीपर क्रेडिट देते हैं, सस्ता जो लोन देते हैं, यहाँ बार बार क्रेडिट आ रहा है ना, ध्यान रखना लोन। तो गांव में सस्ता लोन देती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेम वन सोर्स टू प्रोवाइड क्रेडिट इन फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में क्रेडिट देने वाले एक सोर्स का नाम बताओ। वो है आपकी बैंक। बैंक क्या होती है यार? बहुत आसान है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर डिपॉजिटर अपना पैसा जमा कराते हैं, और जो तो आपके बोरोवर होते हैं वो लोन ले लेते हैं बॉस। डिपॉजिटर क्या कराते हैं? पैसा जमा कराते हैं, और बोरोवर आप बैंक बोरोवर्स को लोन दे देती है। ठीक है, एक तरफ होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा जमा करा देंगे बैंक में, और दूसरी तरफ जिनको लोन चाहिए वो बोरोवर कहलाते हैं। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है पब्लिक से और लोगों को लोन देता है, उसको हम बैंक बोलते हैं भाई साहब। फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्पल दो। फॉर्मल में कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव और रूरल बैंक आती है भाई साहब। नेम वन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का एग्जाम्पल दो। मनी लेंडर्स आते हैं। कॉमर्शियल बैंक का एक काम बताओ, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, वो एक काम हो जाएगा। टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बताओ भैया। करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, कॉइन्स। चेक क्या होता है? चेक तो आप सबने देखा होगा भाई साहब। चेक में भाई साहब एक पेपर होता है जो चेक बैंक को कहता है कि भैया इतना इतना अमाउंट आप फलाने फलाने व्यक्ति को दे देना, जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है ना, ये चीज़। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के एग्जाम्पल दो भाई साहब। मनी लेंडर, जमींदार, एम्प्लॉयर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब क्या है? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है जो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन देते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? अभी मैंने बस समझा दिया था, विराट वाला और राज वाला एग्जाम्पल है ना। तो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज के बदले एक्सचेंज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। सामान के बदले सामान, सामान के बदले सामान, संतरा के बदले आम, राइट।
राइट एनी टू एडवांटेजेज ऑफ बोरोइंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर से आप अगर चीज़ें खरीदते हो तो उसका क्या फ़ायदा है भैया। फॉर्मल सेक्टर से आप अगर लोन लेते हो, सॉरी खरीदना नहीं, लोन लेना, फॉर्मल सेक्टर से आप लोन लेते हो तो सस्ते में मिलता है, रेट है ये ना, चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, चीपर पे मिलता है, और लंबे समय के लिए लोन मिल जाता है। राइट एनी टू डीमेरिट्स, ये क्या आ जाएगा, डीमेरिट्स है, डेमेरिट्स नहीं है, डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के दो नुकसान, एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, और भैया जो बोरोवर्स होते हैं ना उनका शोषण किया जाता है ना, जो लोन देता है वो शोषण करते हैं। मनी क्या है, मनी एक कमोडिटी है जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। आपकी जेब में पैसा है तो कुछ भी खरीद सकते हो बॉस। इंडिया में कौन करेंसी नोट इशू करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है सरकार की तरफ से। वाई डू पीपल डिपॉजिट मनी विद बैंक, लोग बैंकों में पैसा क्यों जमा कराते हैं, सिंपल है यार, आप अगर घर में पैसा लेके रहोगे 10-20 लाख रुपए तो आपको डर लगा रहेगा चोर ना ले जाए, जल ना जाए भैया, चूहे ना खा जाए ना, और साथ के साथ में घर में जो पैसा पड़ा रहता है उसका कोई मतलब पैसा उतना ही रहता है जितना है, मगर आप बैंक में जमा कराते हो तो बैंक आपको उस पर ब्याज भी देती है, इंटरेस्ट भी देती है। तो लोग अपने सरप्लस मनी को बैंकों में इसलिए जमा कराते हैं ताकि मनी सेफ रहे और उससे आप ब्याज भी कमा सको। वाई द डिपॉजिट विद द बैंक आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, बैंक में जो पैसा जमा है उसको हम डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि आपको जब मन में आए ना, जब बैंक से आप पैसे को निकाल सकते हो, बिकॉज दे कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जब भी आपको ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए, आपने समोसे खाए तो फ़ोन पे से पैसा मतलब उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपको डिमांड हुई तो आपने पे कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा पैसा जो आप ऑन डिमांड कभी भी निकाल सकते हो। SHG की फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होते हैं यार दो फायदे सेल्फ हेल्प ग्रुप के। सेल्फ हेल्प ग्रुप का पहला फायदा तो ये है कि आपको जो क्रेडिट की समस्या है वो सॉल्व हो जाती है, जहाँ पर बैंक अब आप बैंक में जा नहीं सकते, मनी लेंडर से आप पैसा लेते हो तो बहुत ज़्यादा हाई रेट पर वो लोन दे रहे हैं, तो उससे बढ़िया तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप लोन लो तो वो दिक्कत नहीं है, वहाँ पे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, है ना। यहाँ पे चीपर इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है, तो क्रेडिट की समस्या खत्म हो जाती है, खासकर रूरल एरिया में, गांव के एरिया में, और लोगों को ये सेल्फ सफिशिएंट भी बनाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। व्हाट आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज, गांव में लोग कहाँ कहाँ से लोन लेते हैं, दो सोर्स बताओ। एक तो है भैया मनी लेंडर और दूसरे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है भाई इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, जबकि मनी लेंडर जो हैं इनको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है और ये बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं और इनको कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। बार्टर सिस्टम के एक नुकसान बताओ। बता दिया ना मैंने बार्टर सिस्टम में भाई साहब, पहली बात तो जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू नहीं पता चलती, और दूसरी बात डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, इसकी मतलब बहुत ज़्यादा कमी रहती है। लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, लोग क्या करते हैं भाई साहब, लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना वो बैंक में खाता खोल के जमा करा देते हैं और बैंक उनको रीजनेबल इंटरेस्ट देती है। रीजनेबल मतलब थोड़ी बहुत इंटरेस्ट दे देती है उनको, है ना। व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर द कॉमर्शियल बैंक, बैंक कैसे पैसा कमाती हैं यार, सिंपल है बॉस, बैंक कैसे पैसा कमाती हैं। सपोज ये बैंक है ना, बैंक में आपने पैसा जमा कराया, आप डिपॉजिटर हो, बैंक आपको 5% आप उसको मतलब आपके पैसे पर आपको इंटरेस्ट दे रही है, और बैंक ने उस पैसे को लोन में दे दिया, किसको, किसी बोरोवर को दे दिया, और बैंक उससे कितना चार्ज कर रही है, मान लो 12% इंटरेस्ट ले रही है, तो 12 में से 5 माइनस कर दो, 7% जो है ये बैंक की क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। ऐसे बैंक कमाती है, समझ गए ना। तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर। तो बोरोवर से बैंक कितना ले रही है, 12%, डिपॉजिटर को कितना दे रही है, 5%, इनका अंतर कितना है, 7%। यही हो जाएगी बैंक की कमाई। लिख लेना इन एग्जाम्पल्स को, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, दिक्कत नहीं आएगी, भूलोगे नहीं बॉस, राइट। वाई वन कैन नॉट रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपी इन इंडिया। इंडिया में अगर मान लो आपसे कोई कहता है कि भैया मैं रुपये में पेमेंट नहीं लूँगा, ऐसा कोई कर सकता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो मनी को हमने एक्सेप्ट कर रखा है, रुपये को हमने एक्सेप्ट कर रखा है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरी बात, इस रुपये को सरकार इशू करती है बॉस, तो इसको कोई मना नहीं कर सकता है, मना कर दे तो आप उस पर केस कर सकते हो। बैंक अपने पास कैश में रिजर्व क्यों रखती हैं, बैंक अपने पास कैश में रिजर्व इसलिए रखते हैं कि भाई डेली जो लोग जाते हैं ना बैंकों से पैसा निकालने के लिए, तो उनकी भी तो ज़रूरत है फुलफिल करनी है, इसलिए बैंक को पैसा मेंटेन करके रखनी है कैश रिजर्व में, राइट। वाई आर द मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड डिप्राइव्ड फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर लोन्स। अब यार गरीब जो लोग होते हैं ना उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिलता, डिप्राइव मतलब वंचित रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं, क्यों, गरीब आदमी भाई, पहली बात तो वो अनपढ़ है और उनके पास कोलेटरल नहीं होता। कोलेटरल मतलब जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बदले में कुछ जमा कराते हो सिक्योरिटी के लिए, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल। तो गरीब है तो उनके पास ज़्यादा कुछ संपत्ति नहीं होती है। दूसरा, वो अनपढ़ होते हैं बेचारे, इसलिए वो फॉर्मल सेक्टर में लोन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। दूसरा, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको भर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
इंपॉर्टेंस बताओ भाई फॉर्मल सेक्टर का। फॉर्मल सेक्टर का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि एक फिक्स रेट पर टर्म्स पर यहाँ पे लोन मिल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, इस लोन को लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। छोटे छोटे किसान जो हैं उनको भी लोन मिलता है, छोटे इंडस्ट्री वालों को भी लोन मिलता है, और छोटे छोटे बोरोस को भी लोन मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाले बिजनेस को ही लोन देते हैं, सबको लोन देते हैं, छोटे बड़े सबको देते हैं। अब हम आगे बॉस चैप्टर नंबर 4 पर, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। हाँ भाई, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है, किसी भी देश की इकोनॉमी को, फॉर एग्जांपल इंडिया को बाकी देशों से कनेक्ट कर दो। हम सपोज करो हम यूएसए से अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर देते हैं, फ्रांस से कनेक्ट कर देते हैं, इजराइल से कनेक्ट कर देते हैं, यूके से कनेक्ट कर देते हैं, कनाडा से कनेक्ट कर देते हैं। तो किसी भी देश की इकोनॉमी को बाकी देशों से, दुनिया भर के देशों से कनेक्ट करना, इंटीग्रेट करना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अपने देश को दुनिया से कनेक्ट करना, ठीक है। तो पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। डैश इज एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर का एग्जांपल क्या है, टैक्स ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, जो हम किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगा रहे हैं ना बॉस, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। इंपोर्ट पर आप टैक्स लगा दो तो ये ट्रेड बैरियर का एग्जांपल है कि आप व्यापार में क्या कर रहे हो, रुकावट डाल रहे हो, राइट। 10 रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों के मार्केट को इंटीग्रेट करने में, एक करने में कौन मदद करता है, फॉरेन ट्रेड करता है, राइट। द मनी डेट इज स्पेंड टू बाई असेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन इन अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। डैश इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। कौन एक से ज़्यादा देशों में अपने ऑपरेशन चलाता है, प्रोडक्शन करता है, तो वो है आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनीज, एमएनसीज। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लिबरलाइज करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो भैया इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने का मतलब उसमें आसान बना देना, तो आसान बनाने का काम करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है। देखो मैं एक छोटा सा बेसिक समझा देता हूँ, वो थोड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। लो भाई, लो बड़ा ले भाई यहाँ पे। तो देखो आपको पता होना चाहिए 1991 में भारत देश में रिफॉर्म लाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, जिसके अंदर LPG रिफॉर्म्स आते हैं। LPG रिफॉर्म्स आते हैं, भारत सरकार के द्वारा लाए जाते हैं 1991 में। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, और उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये कौन से रिफॉर्म लेके आते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्यों लेके आते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, हमारे पास पैसा नहीं बचा था, इसलिए सरकार को सुधार लेके आती है। उन सुधारों को बोलते हैं LPG। L का मतलब है लिबरलाइजेशन, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब समझो LPG, पहला है लिबरलाइजेशन। देखो लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है, पहले सरकार ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी ट्रेड पर, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। दूसरा रिफॉर्म ये लेके आते हैं प्राइवेटाइजेशन। पहले हर चीज़ कौन कंट्रोल करता था, सरकार। तो बाद में क्या किया गया, इन रिफॉर्म्स को लाने के बाद सरकार से बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट को दे दी जाती हैं। और ग्लोबलाइजेशन मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपने देश को दुनिया भर से कनेक्ट कर देना, अपने दुनिया भर की इकोनॉमी से जोड़ देना। पहले हमने ऐसा नहीं कर रखा था, तो ये रिफॉर्म लाए गए ताकि अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया जा सके, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन को कौन प्रमोट करता है, WTO। लिबरलाइजेशन का मतलब समझ गए ना आप, लिबरल बनाना है यार, छूट दे देना है ना। तो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट अर्लियर बाई गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। पहले सरकार ने जो रूल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। MNC क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन करती हैं, उनको हम बोलते हैं MNCs। और ये जनरली वहाँ पर अपनी यूनिट लगाती है जहाँ पर लेबर बहुत सस्ती होती है। इट एम्प्लॉय लेबर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो MNCs में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग देशों की लेबर भी काम करती है। MNC और डोमेस्टिक कंपनी में क्या अंतर होता है, डोमेस्टिक मतलब देसी कंपनी जो ये कि अपने देश में काम करती है, MNC जो बहुत सारे देशों में काम कर रही है भाई। मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जो कई सारी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके कंपनियाँ चलाती हैं, उनको बोलते हैं MNCs। और डोमेस्टिक कंपनी होती हैं जो एक देश के अंदर ही काम करती हैं भाई साहब। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन बिटवीन लोकल कंपनी एंड MNC। जॉइंट प्रोडक्शन करने का फ़ायदा क्या होता है भाई, लोकल कंपनी के साथ MNC क्यों जो मिलके जॉइंट प्रोडक्शन करती है। देखो भाई, बड़ी कंपनी को तो लेबर मिल जाती है, मार्केट मिल जाता है MNC को, और जो छोटी कंपनी होती है उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इसलिए मिलके भाई साहब प्रोडक्शन करते हैं।
ट्रेड बैरियर क्या होता है, एग्जाम्पल दो। ट्रेड बैरियर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर। इसका एक एग्जाम्पल है इंपोर्ट ड्यूटी। फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है? फॉरेन ट्रेड की वजह से भाई साहब क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो कई सारे देशों के बीच में मूव कर पाते हैं। WTO क्या है बॉस? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1995 में। इसका पर्पज़ है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो WTO। तो समझ लो आज की डेट में दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा है ना भाई साहब, इसको कंट्रोल करने वाला एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हु कैन प्ले ए मेजर रोल इन अचीवमेंट ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन? फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दो देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो यार ऐसा नहीं हो कि कहीं एक देश ज़्यादा अपना फ़ायदा उठा रहा है, दूसरे देश को दबाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे देश का शोषण हो रहा है। तो ऐसा ना हो, फेयर हो, उचित ग्लोबलाइजेशन हो, तो उसमें रोल प्ले कर सकती है कौन? गवर्नमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज़। नेम एनी 2 इंडियन कंपनीज दैट इमर्ज एज ए मल्टीनेशनल कंपनीज। भारत की 2 कंपनियों के नाम बताओ जो मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, जो एक से ज़्यादा देशों में काम कर रही हैं, भारत के अलावा जिनके और भी देशों में ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो वो हैं इन्फोसिस जो IT से संबंधित कंपनी है, रेनवेक्सी जो मेडिसिन से संबंधित कंपनी है, टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल से संबंधित कंपनी है, एशियन पेंट जो पेंट से संबंधित कंपनी है। ये वो कंपनियां हैं बॉस जो भारत के अलावा और भी देशों में ऑपरेट करती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है यार? कोई MNC कंपनी, सपोज कहाँ की है कोई कंपनी? फ्रांस की है, वो कंपनी इंडिया में मान लो इन्वेस्ट कर रही है, दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी MNC के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है ये हमने देख भी लिया था कि आप कोई भी असेट खरीद रहे हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हो, उसमें जो पैसा लगा रहे हो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। आपने मान लो कोई ज़मीन खरीद ली, क्या कहलाएगा? वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और यही ज़मीन आप मान लो दूसरे देश में खरीदे तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हाउ MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन अक्रॉस ग्लोब? MNC जो है प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करती हैं? तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना MNCs, ये क्या करती हैं, छोटी छोटी कंपनियों के साथ मिल जाती है और मिलके मतलब प्रोडक्शन करती हैं, है ना, जैसे गारमेंट और फुटवियर, ऐसे करके मेंटेन करती हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? हमने देखा था किसी भी देश की डोमेस्टिक इकोनॉमी को दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ देना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब भारत की इकोनॉमी मान लो, दुनिया भर की इकोनॉमी से जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जब होगा जब देश आपस में कनेक्ट होंगे तो गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, पीपल, टेक्नोलॉजी, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी। भारत भैया ग्लोबलाइजेशन से संबंधित पॉलिसी, लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी कब लेके आया था? इंट्रोडक्शन मैंने दिया था ना, 1991 में लेके आया था। चाइनीज टॉय इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं इंडिया में? क्योंकि यार सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं, नई नई डिजाइन में आते हैं, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हैं। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको बॉस हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। इससे दुनिया भर के मार्केट कनेक्ट हो जाते हैं। कोटा क्या होता है? कोटा मतलब जब आप ट्रेड करते हो ना, फॉरेन ट्रेड, तो आप फिक्स कर देते हो कि भाई हम USA से मान लो हम 100 आईफोन मंगाएंगे, 100 से ज़्यादा फ़ोन नहीं मंगाएंगे, तो 100 क्या है? एक कोटा लगा दिया हमने, राइट। USA ही बोलेगा कि भैया इंडिया से हम 100 थार खरीदेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? कोटा कहलाएगा, राइट। तो व्हेन ए कंट्री इम्पोज लिमिटेशंस ऑन द क्वांटिटी इम्पोर्टेड बाई अनदर कंट्री, जब कोई कंट्री कितना सामान हमें इंपोर्ट करना है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो इसको हम बोलते हैं भैया कोटा। रेनवेक्सी कंपनी क्या बनाती है भाई? रेनवेक्सी कंपनी मेडिसिन बनाती है, भारत की कंपनी है। WTO क्यों बनाया गया था? WTO इसलिए बनाया गया था ताकि देशों के बीच में फेयर ट्रेड हो सके, है ना, और इंटरनेशनल ट्रेड को हम लिबरलाइज कर सकें, इसलिए WTO को बनाया गया था। ट्रेड ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हैं? एक तो IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में रैपिड डेवलपमेंट होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल किसका है भाई? मल्टीनेशनल कंपनीज का है। WTO कब बना? 1995 में बना था। ग्लोबलाइजेशन फेयर होना क्यों जरूरी है? फेयर होना इसलिए जरूरी है यार सबको अपॉर्चुनिटी मिले ना डेवलपमेंट की। ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा कुछ ही देशों को और कुछ देशों को ना हो, डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, डेवलपिंग कंट्री फ़ायदा ना उठाएं, ये तो गलत बात है ना। तो ग्लोबलाइजेशन फेयर होना इसलिए ज़रूरी है ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें ग्रो करने की। MNC जो हैं वो अपने कस्टमर केयर इंडिया में क्यों लगाती हैं? सिंपल है यार, इंडिया में कस्टमर केयर इसलिए लगाती हैं क्योंकि इंडिया में सस्ती लेबर मिल जाती है और सस्ते में अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, इसलिए ये एक अपने कॉल सेंटर जो होते हैं, कस्टमर केयर सेंटर जो होते हैं, उनको इंडिया में लगाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर इंडिया में मान लो ये एक व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं ना कस्टमर केयर के रूप में, तो मान लो 10-20 हज़ार में वो नौकरी कर लेगा, मगर यही जॉब अगर वो USA में देते, यही काम करवाते हैं, तो वो 1-2 लाख रुपये मांगता है, इसलिए सस्ती होती है यहाँ पर
लेबर, इसलिए यहाँ पे अपना कस्टमर केयर सेंटर ओपन करते हैं। फोर्ड मोटर के बारे में क्या जानते हो? फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है भैया, जो फोर्ड वाली गाड़ी बनाती है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो 26 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है। अब आपका लास्ट चैप्टर आता है कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता के अधिकार। आप मान लो दुकान पे कुछ खरीदने जा रहे हो ना भाई साहब, तो आप क्या कहलाओगे? कंज्यूमर कहलाओगे। मान लो आप चॉकलेट खरीद के लाए, आप एक कार खरीद के लाए, आप एक इलेक्ट्रिक बेल खरीद के लाए, आप मान लो कुछ भी खरीद के ला रहे हो मार्केट से, तो यू विल बी कॉल्ड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के कुछ अधिकार होते हैं, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंज्यूमर राइट? कंज्यूमर राइट कौन सा नहीं है इसमें से? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू रिड्यूस इन प्राइस। तो भाई देखो, ये अधिकार आपके पास है कि ग्राहक को पता चलना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो उसकी जानकारी मिल जाए। राइट टू चूज, आपकी मर्जी है, जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हो, आपको दुकानदार ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, यही खरीदो। राइट टू सेफ्टी, आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, ये आपके पास अधिकार है। मगर आप प्राइस कम कर दो, दुकानदार कह रहा है 100 का है, तुम कह रहे हो नहीं भाई 10 का दे, तो डेट इज़ नॉट द राइट, है ना। प्राइस ये वाला अधिकार नहीं है आपके पास। नेशनल कंज्यूमर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं भाई? 24 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आरटीआई क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। कब आया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? 2005 में आया था, है ना। इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड मतलब बनाना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कोपरा, पॉपुलरली नोन एज। तो भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कोपरा बोलते हैं। टुडे डैश हैज़ बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी टू कवर 220 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम 115 कंट्रीज। तो कंज्यूमर इंटरनेशनल एक ऐसा अम्ब्रेला बॉडी बन चुकी है जो दुनिया भर के देशों को कनेक्ट करता है ना। अंडर कोपरा एक जुडिशियल मशीनरी वाज सेटअप फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। रिड्रेसल का मतलब है सॉल्व करना है, सुलझाना। कंज्यूमर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए क्या बनाया गया है कोपरा के अंदर? 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी बनाई गई है, मतलब 3 लेवल पर, राइट। 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाते हैं बॉस। इंडिया हैज बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर डे। मतलब एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रखा है, कैसे भी आ सकता है, राइट। इज़ द सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हम कौन सा मार्क लगाते हैं क्वालिटी पहचानने के लिए? वो लगाते हैं हम एग मार्क। एग मार्क एक क्वालिटी मार्क है जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे लगाया जाता है। एक कैंपेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एजुकेट कंज्यूमर्स इन इंडिया। भारत सरकार ने कौन सा कैंपेन चलाया था? कैंपेन मतलब अभियान चलाया था ताकि ग्राहकों को एजुकेट किया जा सके। वो था जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। ये कैंपेन था ताकि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सके कि कैसे तुम्हारा शोषण होता है और अपना शोषण होने से बचें। द रूट कॉज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। यार जड़ क्या है, क्यों हमारा शोषण होता है? कंज्यूमर्स का शोषण क्यों होता है? कंज्यूमर का शोषण होता है भैया इलिटरेसी से, है ना। इलिटरेसी मतलब होता है तुम्हारा अनपढ़ता, या आप पढ़े लिखे हो के अनपढ़ बन जाएं, आप प्रोडक्ट खरीदने जाएं उसके बारे में जानकारी ना लें, राइट। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो सामान खरीदता है मार्केट से, ना, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हम क्या बोलते हैं? कोपरा। कोपरा की फुल फॉर्म यार कोपरा की फुल फॉर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। आरटीआई के बारे में बताओ तो भाई अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक लॉ बनाया था जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी सिटीजन, उसको अधिकार है कि सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से वो जानकारी ले सकता है। नेम द प्रोग्राम बीइंग रन बाय इंडिया टू मेक अ कंज्यूमर अवेयर। कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा? भैया जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा 1986 का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इसको लाया गया? इसको इसलिए लाया गया ताकि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब कंज्यूमर के हितों की रक्षा की जा सके। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो मतलब व्यापार में जो गलत तरीके यूज़ किए जाते हैं, उनसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। विच लोगो वुड यू सी फॉर परचेजिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। जब भी आप बिजली का कोई सामान खरीदते हो तो कौन सा लोगो देखोगे? तो आप देखोगे भाई साहब ISI, है ना। बिजली के सामान जब आप खरीदते हो तो उस पर एक लोगो रहता है जिसका नाम है ISI, है ना। तो ISI मार्क आप देखना जब भी आप बिजली का कोई भी सामान खरीदें। ISI है तो इसका मतलब वो बढ़िया प्रोडक्ट है, सेफ प्रोडक्ट है ना। जैसे टीवी खरीदो उस पर मिल जाएगा। हॉलमार्क कहाँ लगाते हैं भाई? हॉलमार्क आपने देखा होगा, सोने चांदी की जो चीज़ें होती है ना, गोल्ड और सिल्वर, उन पर हॉलमार्क आपको देखने को मिलेगा ना। कंज्यूमर फोरम क्या है? कंज्यूमर फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के राइट की बात करता है और ये कंज्यूमर कोर्ट में असिस्टेंस और गाइडेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। राइट ऑफ कंज्यूमर इंक्लूड्स, कौन कौन से राइट्स आते हैं कंज्यूमर के अंदर, इसमें चारों को बता देना, है ना। राइट टू रिड्रेसल ऑफ कंपनसेशन भी है, राइट टू चूज है ना, 2 बार आ गया। कंज्यूमर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? ये चेक करना क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, डेट देखना प्रोडक्शन की, MRP चेक करना, तो सभी ड्यूटी है, राइट। लोगो ऑफ क्वालिटी,
क्वालिटी के कौन कौन से लोग होते हैं भाई साहब, ISI भी होता है, एग मार्क भी होता है, हॉल मार्क भी होता है, हमने तीनों डिस्कस कर लिए हैं, राइट। ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। रूट कॉज ऑफ लिटरेसी वही अभी रिपीट हो गया है, लिटरेसी आ जाएगा। रूट कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या है भाई साहब, कंज्यूमर इंटरनेशनल एक कंज्यूमर कोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पर, है ना। फेयर प्राइस शॉप मैंने बताया था बेटा, राशन की जो दुकान होती है, राशन की दुकान उनको हम बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, जो PDS के अंदर आती हैं। तो फेयर प्राइस शॉप गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाती हैं ताकि जरूरी सामान नॉमिनल प्राइस पर, नाम मात्र की प्राइस पर जनता को दिया जा सके। कोपरा क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ही कोपरा बोलते हैं, सरकार इसको लेके आई थी 1986 में। तो देखो बॉस, हमने 150+ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जिसमें बहुत सारे तो आपके रिपीटेड भी हैं। आई होप पूरी इकोनॉमिक्स आपको आपके दिमाग के सामने आ गई होगी, आपके सामने घूम रही होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी, आई एम श्योर। तो कमेंट करके बताएं भाई कैसा लगा वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और अपने लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।